मोहम्मद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। क्या सियासी तौर पर, क्योंकि अब उसका मुहावरा तो खुल गया है और हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो अगर ईरान पर रिजीम चेंज करता है, दूसरा एक ये कोइंसिडेंस हो गया कि वहाँ पे अवाम बाहर भी निकल आए हैं, तो उसे शायद एक जवाब भी मिल चुका है। क्या देख रहे हैं ईरान पर, क्या कितना हो सकता है कि हमला हो सकता है या नहीं? और फिर ट्वीट भी आ रहे हैं अमेरिकन जो है हुक्मरान तबके के लोगों की तरफ से कि हम ये करेंगे। हाउ डू यू लुक एट इट एंड हाउ ग्रेव सिचुएशन इज? आपको क्या लगता है जनरल साहब? जी बहुत शुक्रिया कायद साहब, मुझे प्रोग्राम में मदहू करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम आपके लिए और सब के लिए, जितने भी व्यूअर्स हैं, लोग आपके जो दूसरे गेस्ट हैं, डॉक्टर साहब, तैमूर साहब। सबसे पहले तो हम वेनेजुएला की हल्की सी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो आपने शुरू में बात की। वेनेजुएला में सिर्फ ऑयल ही नहीं है, वहाँ पे गोल्ड भी है, बक्साइट भी है, आयरन भी है और बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। इसी तरह के क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं वहाँ पे। नंबर 2 बात यह है कि जो वेनेजुएला के ऑयल रिज़र्व्स हैं, आपको ये पता होगा पहले से ही कि उनके ऑयल रिज़र्व सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा हैं। कुछ 303 बिलियन बैरल जो हैं एस्टिमेटेड रिज़र्व्स हैं। इशू बेसिक यही था, जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने जो नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इशू की है, अगर आप उसको गौर से देखें तो उन्होंने सारे का सारा जो है पुराना जो था सोच और पुराना जो स्टाइल था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के वक़्त का, चेंज कर दिया। अभी वो उन्होंने शुरू कर दिया जी पिवट वेस्टर्न हेमिस्फीयर, या जो मोनरो डॉक्ट्राइन थी उसको उन्होंने दोबारा से ज़िंदा किया। तो उसमें उन्होंने किया क्या है जी कि हम अपना जो बैकयार्ड है इसको पहले सिक्योर कर लें, जहाँ पे चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो वेनेजुएला का ऑयल है, इसके लिए स्पेशल रिफाइनरीज लगाई थी अमेरिका ने अपने सदर्न स्टेट्स में। वो ख़ास रिफाइनरीज हैं, उनमें कोई और ऑयल जो है वो रिफ़ाइन नहीं हो सकता, कि वेनेजुएला का जो ऑयल है वो बहुत भारी ऑयल है। तो वो भी फारिग थी रिफाइनरीज, क्योंकि वेनेजुएला सारा ऑयल जो है वो चाइना को और बाकी कंट्रीज़ को बेच रहा था। एक तो ये वाला इशू है, बहाना जो है वो ड्रग्स का बना। बट बेसिक यही है कि जो अभी नई पॉलिसी है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इशू की है, उसके मुताबिक वो लैटिन अमेरिका में चाइना का, रशिया का या किसी और कंट्री का जो भी इन्फ्लुएंस है उसको ख़त्म करेंगे, और उनके जितने रिसोर्सेज हैं, जितने भी कीमती चीज़ें हैं, मादनियात हैं, ऑयल है, गैस है, सारी चीज़ें वो अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करवाएंगे। और अभी जो वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे आई हैं नई, रोड्रिक, ये हो नहीं सकता कि वो उनके साथ कोई इनकी अंडरस्टैंडिंग ना हो। और दूसरा भी आपने फरमाया ईरान के बारे में जी, ईरान में जो हालात ख़राब हैं वो आपने तो बड़ी तफसील से बयान कर दिया कि वहाँ पे करेंसी का इशू है, बाकी है महंगाई है। और एक चीज़ मैंने कहीं पे पढ़ी है, आई डोंट नो हाउ फॉर इट इज़ ट्रू, कि थोड़े से हंगामे कम हुए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर तैमूर साहब, कि ये पहलू तो है, मैं ईरान पे दोबारा डॉक्टर साहब से पूछूंगा, मगर एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुनहदिम होता नज़र आता है। और एक जो पहले एक मफरूज़ा था कि जी सियासी स्टेबिलिटी होती है, फिर इकॉनमी ठीक होती है, इधर से इकॉनमी नीचे से उड़ रही है, ऊपर से सियासत तहोबाला हो रही है। हाउ फार दिस इकोनॉमिक फैक्टर जो है, जिस तरह आप रियासतों के बाद एक गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट, इंडोनेशिया, नेपाल, किस किस का नाम लूँ, तो ये जो तहोबाला हो रहा है निज़ाम, इसकी मईशत का क्या फैक्टर हो सकता है डॉक्टर तैमूर? जी, जो जहाँ तक वेनेजुएला का ताल्लुक है, तो वो तो ऐसा मामला नहीं है कि वहाँ पे कोई अवामी बगावत नज़र आई हो हमें। अपोजिशन ज़रूर थी, मगर उस सतह की अवामी बगावत जैसी कि हमने बांग्लादेश, नेपाल या ईरान के अंदर इस वक्त देख रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। हमने ये देखा कि जब अमेरिका के सदर ने ये ऑर्डर दिया कि वेनेजुएला के सदर को किडनैप कर लिया जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पे डार्सी रोड्रिगस को सदर डिक्लेयर किया है। पार्लियामेंट ने भी उसको अप्रूव किया है, एक लीगल प्रोसेस उनके साथ कंप्लीट है। और उनकी अगर आप तकरीर सुने तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका ने बेसिकली हमारे सदर को अबडक्ट, किडनैप किया है और हम लड़ेंगे अमेरिका के ख़िलाफ़। और इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि अगर रोड्रिगस जो है वो बाज नहीं आएगी, हमारी बात नहीं मानेगी, तो हम उसको भी उठवा लेंगे, उसके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन करवाएंगे। इस सारी चीज़ से यही साबित हो रहा है कि और इसके साथ ये भी शामिल करना ज़रूरी है
कि न्यूयॉर्क के किसी कोर्ट की क्या ज्यूरिसडिक्शन हो सकती है वेनेजुएला के मुल्क के ऊपर या उसके सदर के ऊपर? इट्स एन absurd आइडिया। तो जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर जिसकी वेस्ट बात करता था, ह्यूमन राइट्स की बात करता था, नेशनल सॉवरेनिटी की बात करता था, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, लिबरलिज्म की बात करता था, वो तो सब उसके पड़खचे उड़ चुके हैं, धज्जियाँ उड़ा दी हैं डोनाल्ड ट्रंप की नई सिक्योरिटी पॉलिसी में ने। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो अब मॉनरो डॉक्ट्रिन पे वापस जा रहे हैं कि ये हमारी बैकयार्ड है, हम जो जिस हुकूमत को चाहे उड़ा देंगे। उन्होंने मजीद धमकी लगाई है, कोलंबिया की गवर्नमेंट को भी धमकी लगाई है और बड़े ना ज़ेबा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मेक्सिको की गवर्नमेंट को भी तड़ी लगाई है और इसके साथ साथ उन्होंने क्यूबा की गवर्नमेंट को भी तड़ी लगाई है और साथ तो उन्होंने इससे के साथ मिलाते हुए ये भी कह दिया कि हम ग्रीनलैंड को भी टेक ओवर कर रहे हैं, तो आप तैयार रहें। तो इट इज़ अ वेरी अग्रेसिव गवर्नमेंट जो कि बेसिकली किसी ऑपोजिशन को बर्दाश्त करने के लिए या नेशनल सॉवरेनिटी को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जी मियां साहब, ओवर टू यू। आप डॉक्टर साहब से क्या पूछेंगे, जनरल साहब से, ताकि इसको जो है वो मजीद जो है वो इसकी तफसील सामने आ सके और मजीद रहनुमाई मिल सके। जनरल साहब, जो अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की है कि जो इसमें कोई कानून उसने जो है वो उस बाला ताक जो है हर कानून रखा है। ट्रंप को, आपको याद होगा कि ट्रंप ने जब हल्फ उठाया था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम जो अमेरिका है उसको ग्रेट बनाएंगे, ग्रेटर अमेरिका बनाएंगे। अब उन्होंने वेनेजुएला पर जो है वो हमला कर दिया, वहाँ पर जो है वो उनके सदर को उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया। उन्होंने साथ ही धमकी दे दी क्यूबा को, कोलंबिया को, मैक्सिको को, ग्रीनलैंड को। क्या अमेरिका ने ग्रेट अमेरिका प्लान जो है उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है? दूसरा, जो चीन ने जो है वो रद्दमल दिया, बड़ा सख्त रद्दमल दिया है कि फौरी तौर पर सदर को जो है वो रिहा किया जाए। क्या चीन इससे ज्यादा कोई रद्दमल दे सकता है या सिर्फ मजम्मत की हद तक और इस तरह बयानात की हद तक ही रहेगा? शुक्रिया मियाँ। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इलेक्शनरिंग स्लोगन था वो था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बिल्कुल आपने सही कहा। तो मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब ये था कि इस वक्त इट इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ की जहाँ पे जो उनका डेफिसिट है जो बहुत ज़्यादा है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ईयरली उनका बजट डेफिसिट में है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपने अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जॉब्स हों, बॉर्डर सिक्योर हों, अपने लोग जो हैं उनके ऊपर टैक्स कम हों और उनकी इनकम बढ़े, वेल्थ जनरेशन हो। तो वेल्थ जनरेशन, वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़रूरी है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और इकॉनमी का पहिया तेज़ हो। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात शुरू में कही थी और अगर आपको याद हो तो $5 बिलियन की एक इन्वेस्टमेंट एप्पल लेके जा रहा था इंडिया में, वो भी उन्होंने स्टॉप करवा दी और कहा कि इसको वापस यूएस से ले आओ। उन्होंने शुरू में एक बात कही थी प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए और हम लोग ये समझते थे कि जी वो वॉर्स के अगेंस्ट हैं। बेसिकली उन्होंने एक बात कही थी कि मैं अनप्रेडिक्टेबल हूँ और अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के ऊपर वो बड़े प्राउड हैं। तो आज उन्होंने प्रूव कर दिया, आज मींस कि अभी उन्होंने प्रूव कर दिया हर जगह पे जो वो कर रहे हैं कि ही इज़ अनप्रेडिक्टेबल, नंबर वन। नंबर टू, ये बहुत ही इनफॉर्मल और नॉन ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट हैं। अभी उन्होंने हमले के लिए कांग्रेस से अप्रूवल भी नहीं ली। चाइना और रशिया की तरफ आते हैं। आपने फरमाया चाइना और रशिया का जो रद्द-ए-अमल, ज़बानी तौर पर उनका रद्द-ए-अमल रहेगा, सख्त रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली वो कोई रद्द-ए-अमल होगा। लेकिन जनता देखें ना, जो अमेरिका है उन्होंने वेनेजुएला के $17 ट्रिलियन के जो तेल की जो इंडस्ट्री है उस पर कब्जा कर लिया है और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम मजीद जो है वो एडवांस करेंगे और अपनी कंपनियां जो है वहां पर लाएंगे, वो तेल निकालेंगी, वो अमेरिका को उसकी जो है वो कमाई मिलेगी। और दूसरी जानिब क्या उन्होंने रूस और चीन को ये जवाब नहीं दे दिया कि वो ताइवान को अपना हिस्सा बना लें और रूस यूक्रेन को अपना हिस्सा बना ले? बड़ी अच्छी बात कही जी आपने। सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर तैमूर भी कह रहे थे कि वो जो मच ट्रम्पेटेड वर्ल्ड ऑर्डर था वो तो गया ख़त्म। वो पहले भी ख़त्म हुआ था, वो सिर्फ एक रैपिंग थी लिबरलिज़म की रैपिंग के पीछे सारा रियलिज़म ही होता है। ये दुनिया चलती है रियलिज़म पे है, सेल्फ हेल्प पे चलती है, स्टेट के इंटरेस्ट होते हैं और स्टेट अपने इंटरेस्ट से बाहर नहीं निकलती। और ये अभी दोबारा प्रूव हो गया कि ख्वाह इंटरनेशनल लॉ हो, ख्वाह लिबरलिज़म हो, ख्वाह जो भी थेरीज़ आप पेश करें, वर्ल्ड ऑर्डर हो, सारा कुछ पीछे रह जाता है नेशनल इंटरेस्ट। और उसके लिए अगर ज़रूरत है मिलिट्री पावर की तो वो इस्तेमाल होगी। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ये करते रहेंगे। हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए
कि बाकी कंट्रीज़ के लिए वो इसको एग्जाम्पल बना रहे हैं कि अगर मेरी बात कोई मानेगा नहीं तो मैं ऐसे करूँगा। और मेरे ख्याल में उनके अगर आप देखें तो इंटरनली भी कोई इतनी अपोजिशन नहीं आई है। दैट मीन्स कि अभी जो हम दुनिया देख रहे हैं इसमें रीअसर्शन शुरू होगी दोबारा से, या बहुत ज़्यादा आगे आ गया रियलिज़म और लिबरलिज़म, मार्केट इकॉनमी, ये वो सारी कंसिड्रेशंस पीछे चली गई। जब वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं तो वर्ल्ड ऑर्डर को मैं डिफरेंटली लेता हूँ। ये वर्ड ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर बेस्ड वर्ड है, और ऑर्डर चलता सिर्फ एक है फ़िलहाल, क्योंकि जो सुपर पावर है, सोल सुपर पावर फिलहाल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक थोड़ा सा इंटरजेक्शन करना चाहूँगा। डॉक्टर तैमूर साहब, मैं आपको लेता हूँ इसमें। अभी उसने एक ये बात भी ट्रंप ने की है जी कि जो डॉलर का बाईकाट करेगा, इसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। मगर सवाल एक है, सवाल ये है कि अगर आप देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग उनकी बैठ गई है, 4% टोटल उनकी वर्क फोर्स मैन्युफैक्चरिंग में है। लैरी समर्स कह रहा था फरीद जिक्रिया के शो में। तो अब सवाल ये कि क्या वो जो लास्ट ग्लोरी है बाय डिस्टेबलाइजिंग दी वर्ल्ड, ईरान में आते हैं तो इधर सारा रीजन डिस्टेबलाइज हो जाएगा, इराक डिस्टेबलाइज्ड है, तो डू यू थिंक कि ये सेल्फ डिफीटिंग नहीं होगा अमेरिका के लिए? पहले ही जो पैसा उसने अफगानिस्तान में खर्च किया, जो इराक में खर्च किया, वो तो दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट में चला गया, अमेरिका का भट्ठा बैठ गया। तो ये क्या मजीद भट्ठा बैठने की तरफ जा रहे हैं वो, या दे कैन अरेस्ट द फॉल और जो डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन जो इंपीरियलिज्म है? डॉक्टर साहब जी, उनकी कोशिश यही है कि जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म की डिक्लाइन वाज़े तौर पर नज़र आ रही है और चाइना की राइज़ नज़र आ रही है, असल में तो उनके जो अहदाफ हैं वो यही हैं। इसमें दो बातें कहना ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि मार्को रूबियो ने भी ये कहा कि अगर वेनेजुएला की तजारत और ब्राज़ील की तजारत और इस तरह मुख्तलिफ़ मुल्कों की तजारत चाइनीज़ करेंसी में होनी शुरू हो जाए और या ब्रिक्स के ज़रिए होनी शुरू हो जाए, तो फिर हमारे सैंक्शंस कामयाब नहीं होंगे इन मुल्कों के ख़िलाफ़, क्योंकि वो तो हमारे साथ डील ही नहीं कर रहे होंगे। तो ये उनके लिए बहुत परेशान कुन बात थी, यानी कि ब्रिक्स का फैलना उनके लिए बड़ा परेशान कुन है। तो इसी में नज़र आता है कि चीन की स्ट्रेटजी क्या है। चीन जो है वो अपनी फ़ौजें नहीं भेजेगा वहाँ पे वेनेजुएला के, जी हम अपनी फ़ौजें वेनेजुएला भेज दें या अपनी फ़ौजें फ़लस्तीन भेज दें या फ़ौजें इधर भेज दें, क्योंकि वो बड़े क्लियर है इस पर कि हम जो है बेसिकली हमारी फ़ौज है सिर्फ दिफा के लिए, हम किसी पर कोई हमला नहीं करना चाहते, हम किसी को अपनी फ़ौज कहीं बैरून मुल्क नहीं भेजना चाहते, तो इसलिए वो फ़ौज नहीं भेजेंगे। मगर इकोनॉमिकली वो काउंटर कर रहे हैं।